नमस्कार, स्वागत है आपका। बिहार में जेपी आंदोलन से जो लोग निकले, जिसमें लालू प्रसाद यादव, सुशील मोदी, नीतीश कुमार, सुशील मोदी तो नहीं रहे, लेकिन दो प्रोटैगनिस्ट जो जेपी आंदोलन से निकले, उन्होंने बिहार की राजनीति में लगातार पिछले 4 दशक से कहें वो कांस्टेंट है। और उससे सबसे बड़े जो कांस्टेंट है वो नीतीश कुमार। बिहार की राजनीति में कहा जाता है कि अगर इकलौता कोई कांस्टेंट है वो नीतीश कुमार है। चाहे इधर या उधर का जो कॉम्बिनेशन है वो बदल जाए, लेकिन नीतीश कुमार सदाबहार कांस्टेंट के रूप में बिहार की राजनीति में बने रहते हैं। अब बिहार की राजनीति में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है वो किस तरह से, किन फैक्टर पे होगा, कौन कौन से ऐसे बड़े फैक्टर हैं, लोगों की दिलचस्पी किस में है, क्या नीतीश कुमार वापस आएंगे, और अगर आ भी गए तो क्या मुख्यमंत्री वही होंगे? क्योंकि ढेर सारे इसमें कहानियाँ, कॉन्स्पिरेसी एंगल इस समय फ्लोट हो रही है कि अगर नीतीश कुमार वापस भी आ गए तो मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। प्रशांत किशोर का क्या होगा? क्या प्रशांत किशोर इस इलेक्शन को इम्पैक्ट करेंगे? तेजस्वी यादव, जिनकी कई सालों से तमन्ना है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाए, क्या पहुंच पाएंगे? ये सारे सवाल हैं, लेकिन इन सारे सवालों के हम जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे बिहार के ऐसे जर्नलिस्ट जिन्होंने लगातार बिहार के ऊपर लिखा है, जिन्होंने कई सारी किताब, उन्होंने कर्पूरी से लेकर लालू और पूरे उस रजीम को नहीं छोड़ा, हर मुद्दों पर उन्होंने किताब लिखी है और उनके किताब लिखने का सिलसिला जारी है। तो हम बात कर रहे हैं संतोष सिंह की। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आप सबसे थैंक यू। पहले आपसे जानना चाहूँगा कि लोगों की जो दिलचस्पी है ये जानने में कि नीतीश कुमार एक कांस्टेंट प्लेयर हैं, कांस्टेंट फैक्टर है बिहार की पॉलिटिक्स में। आपको लगता है कि वो इस बार भी कांस्टेंट रहेंगे? क्योंकि सुशील मोदी एक बात कहते थे नीतीश जी के बारे में कि नीतीश जी हमेशा दो खिड़की उनके खुली रखते हैं। वो जब उनको जिस खिड़की से झांकना होता है, कूदना होता है, वो कूद जाते हैं। तो आपको लगता है कि नीतीश का ये जो कांस्टेंट फैक्टर इस इलेक्शन में भी कांस्टेंट रहेगा, या पोस्ट पोल सिनेरियो कुछ और होगा? देखिए, इसका मैं बहुत ही स्टैंडर्ड जवाब देता हूँ कि उनकी संख्या डिसाइड करेगी, उनके नंबर्स क्या होंगे, वो इसका निर्णय लेंगे। और ऑफ कोर्स उनका स्वास्थ्य भी निर्णय लेगा। अगर अभी जिस स्वास्थ्य में उस स्वास्थ्य में भी बरकरार रहें तो वो रहेंगे कंस्टेंट। सवाल है कि आप 100 101 100 सीट पर दोनों कटक लड़ रहे हैं। ऑप्टिमिस्टिकली बीजेपी कितना ला सकती है? 70 75 80। दूसरे घटक को आपको कम से कम 50 चाहिए, एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी 130 लाने के लिए। बिल्कुल। 243 के हाउस में 122 चाहिए आपको, लेकिन पिछली बार आपको किसी तरह से 125 आया था। आप नहीं चाहेंगे कि वो स्थिति दोहराएं, तो वैसी स्थिति में आप चाहेंगे 130 लाएं। तो द मोमेंट आपको दूसरे कैंप से आपको चाहिए तो 50 प्लस पार करते हैं नीतीश कुमार, जैसे 55 पार करते हैं तो ये फिर से स्टेक होल्डर हो जाते हैं। आप उनकी अगर पॉलिटिकल ट्रेजेक्टरी देखिएगा, हम 2010 का ही कट ऑफ डेट लेते हैं, जबकि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बिहार में उभरती है, 115 सीटें आती है। और पहली बार बीजेपी को भी बिहार की पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा सीटें आती है, 91 सीट्स। जो पार्टी मतलब भारतीय जनसंघ में 62 से उनका खाता खुला था। 52 57 के चुनाव में नेल 3 सीट से स्टार्ट किया था उन्होंने, और वहाँ से 91 उनका हाईएस्ट था। फिर नीतीश कुमार का जो राइज होता है तो 115 सीटें लाते हैं वो 2010 में। महागठबंधन में 15 में चले जाते हैं। यहाँ तो ऑफकोर्स ये टॉप प्लेयर हैं तो मुख्यमंत्री बनेंगे बनेंगे, नो डाउट। सेकंड में लालू प्रसाद उनको घोषित करते हैं कि रिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। ये पूर्व प्री पोल अलायंस है, और उनको वास्तव में कम आता है। 80 आता है आरजेडी को, इनको 71 आता है। जब नंबर 1 पोजीशन पे थे तब मुख्यमंत्री, नंबर 2 पर थे तब मुख्यमंत्री। और नंबर 2020 में नंबर 3 पोजीशन पर 43 सीट्स, बिहाइंड 75 ऑफ आरजेडी, 74 ऑफ नंबर बीजेपी। 4 पे भी इस बार के इलेक्शन में जो पीके की प्रिडिक्शन है कि 25 सीट से अगर ज्यादा आएगा तो मैं पॉलिटिक्स नहीं, 25 सीट से अगर आएगा तो दो चीज़ें होगी, ये मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो इसका मतलब है कि एनडीए मेजॉरिटी में नहीं आ रही है। 25 सीटें का मतलब है कि आइदर महागठबंधन और हंग असेंबली, दैट इज व्हाट पीके प्रशांत किशोर इज हिंटिंग एट। बट हम बात करेंगे पीके का, अलग खंड लेंगे। तो आपके पहले प्रश्न का जवाब है कि इस पॉलिटिक्स में वो इसलिए टिके हुए हैं कि उनकी अपनी पॉलिटिकल फिक्स डिपॉजिट है। हम एक फेस के रूप में, एक हमारा एक बड़ा रोमांटिसाइज्ड ओपिनियन होता है फेस के बारे में, उस एक ग्लो फेस देखते हैं कि बड़ा चमकता हुआ चेहरा। वो नहीं है ऑफकोर्स, वो हनक भी नहीं है, बात करते हैं वो कोहेरेंस भी नहीं है, लेकिन उनकी पॉलिटिकल कैपिटल है। जो सोशल कैपिटल उन्होंने कमाया है, जो बनाया है। आप देखिए कि जीविका समूह
जो सेल्फ हेल्प ग्रुप 11 लाख बनाया है, वो क्या है? उनका अपॉलिटिकल फोर्स है, 1,40,00,000। बिल्कुल। और आप देखिए उनके जो डोल्स में है, उसमें एक बहुत ही मेजर कंपोनेंट है आंगनवाड़ी, ऑफ कोर्स जीविका, और जितने प्रकार के आप ले लीजिए, टोला सेवक, जो भी कंडुइट हैं, मतलब ब्रिज हैं सरकार और लोगों के बीच में, वो सारे इनके एक तरह से अपॉलिटिकल फोर्स हैं, इनकी पार्टी में नहीं रहते हुए। तो उन्होंने इस प्रकार से एक महिला की कंस्टिट्यूएंसी क्रिएट की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंसी है। उसको टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के प्रोफेसर हैं अश्वनी कुमार, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, वो बोलते हैं मैटरनल वेलफेयर स्टेट। एग्ज़ैक्टली, उन्होंने आर्टिकल लिखा है। हाँ, आर्टिकल लिखा है, वो कल ही लिखा था। इसकी चर्चा इन्होंने अभी हाल में एनसीएन इंस्टीट्यूट में की, तो मैंने इनको सजेशन दिया था कि सर ये आप ये इस चीज़ को सर्कुलेट किया जाए। तो इवेंचुअली हम लोग, मैं भी, क्योंकि ये बहुत ही वही तो कंस्टिट्यूएंसी क्रिएट कर रही है, तो वो जो कमाया है, प्लस उन्होंने जो एक लव कुश का कॉम्बिनेशन, जो ओबीसी का घटक है, कुर्मी एंड कोयरी लव कुश कहा जाता है, उसमें साथ में एक ईबीसी का धानु किया जाता है, उसमें भी इनको मैरिज के रिलेशनशिप हैं। तो कुल मिलाकर के वो घटक जो बन जाता है 10% का ऑलमोस्ट बन जाता है। तो इट्स अ वेरी गुड सोशल कॉम्बिनेशन। प्लस ईबीसी जो हमारे पास जनरली लोग कहते हैं कि 36.1%, लेकिन वो मुस्लिम्स की संख्या मिला के उसमें मुस्लिम्स के 10% है। अगर बांट दें हिंदू ईबीसी में 25% है, तो उसको भी कल्टिवेट किया। महादलित जो हमारे पास तकरीबन 20%, एग्जैक्टली 19.65%, उस कंस्टिट्यूएंट्स में उन्होंने तब क्या किया था, सिर्फ पासवान को छोड़ करके सबको डिक्लेयर कर दिया। तो 19 एक समय में 19 योजनाएं थी उसको, तो वो जो उन्होंने कमाया है, प्लस जो ऊपर से डेवलपमेंट की कोटिंग है, कार्ड है। आज आप देखिए, ऑफकोर्स ही हैज क्रिएटेड आइलैंड्स ऑफ डेवलपमेंट। आप ये कह सकते ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन आपको मिलेगा, बिहार म्यूजियम आप चले जाइएगा तो लगेगा इंटरनेशनल है। बापू सभागार, ज्ञान भवन, या फिर राजगीर का ग्लास ब्रिज जाएंगे तो आपको लगेगा कि ऑफकोर्स बिहार में कुछ नई चीज़ें हुई है। तो उन्होंने एक डेवलपमेंट कार्ड को प्ले करके अपनी सोशल इंजीनियरिंग पर, और कभी भी हिस्ट्री में जब चर्चा होगी, ही विल नॉट गो डाउन एज एन ओबीसी लीडर, बिल्कुल, जबकि सब कुछ प्रैक्टिस करते हैं। एग्जैक्टली। जी, नीतीश कुमार के बारे में पूरे देश भर के अगर बड़े लीडर की हम देखें कि एक ऐसा लीडर जिसकी कि अपनी पॉलिटिकल कंस्टिट्यूंसी 2-3% की है, लेकिन जो पहला नंबर का प्लेयर है, दूसरा नंबर का प्लेयर है, वो सब नेपथ्य में झांक रहा है, अपोजिशन में बैठा हुआ है, कोई साथ में बैठा हुआ है। नीतीश कुमार ने जो अपनी कोर कंस्टिट्यूंसी क्रिएट की, जिसका आपने जिक्र किया, लेकिन एक सिनेरियो आपको क्या लगता है, जो अमित शाह का स्टेटमेंट है, वो बड़ा ही क्लियरली क्लेवर क्राफ्टेड स्टेटमेंट है कि एनडीए का विधायक दल इसको तय करेगा। वो प्रोसेस समझाते हैं, ये नहीं कहते कि भाई जो आज तेजस्वी ने बातें कही है कि भाई हमने तो कर दिया अनाउंस कि भाई हमारा सीएम कौन होगा, लेकिन आप ये तो बताइए कि नीतीश कुमार की लीडरशिप में चुनाव होगा और नीतीश कुमार ही पोस्ट पोल सिनेरियो में मुख्यमंत्री होंगे। अमित शाह कहते नहीं, विधायक दल का नेता चुनेगा। आपको लगता है कि इन सब की स्थितियों के बाद, क्योंकि बिहार एक इकलौता स्टेट है बीजेपी के पूरे फुटप्रिंट में जहाँ पे उनका सीएम नहीं है, महाराष्ट्र में उन्होंने फाइनली अपना सीएम बिठा दिया, आपको लगता है कि पोस्ट पोल सिनेरियो में अब भी नीतीश कुमार के पास वो हुक है, जो 2 विंडो वाली जो कहानी है कि अगर इधर गड़बड़ी हुई तो तेजस्वी के पास वो चले जाएंगे? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपने। मैं उसको नंबर से आपको जवाब देता हूँ। बिहार के 243 सीट्स में 95 सीट्स ऐसे हैं जहाँ आरजेडी और जेडीयू का डायरेक्ट क्लैश है। तो सोशलिस्ट कैंप के पास तो 95 सीट्स एश्योर्ड हो गया ना। बिल्कुल, सरकार बनाने के लिए कितना और चाहिए? बिल्कुल। और 30 सीट चाहिए। तो ये एक एंगल दिखाता है आपको कि रिलेवेंस ऑफ द सोशलिस्ट ऑब्लिक सेकुलर सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स है। उसके जो मेन घटक हैं, 2 प्लेयर हैं, लालू प्रसाद के पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव, इधर नीतीश कुमार, वो इंटैक्ट है। तो वो विंडो इनका हमेशा ओपन रहेगा। अब इसको उन्होंने नाम दिया, बड़ा ही एक फैशनेबल टर्म दिया, व्यवहारिक समाजवाद। अपॉर्चुनिज्म नहीं करके वो व्यवहारिक समाजवाद बोलते हैं। तो वो उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में सर्वाइवल के लिए आदमी कुछ भी करता है, तो ये सारे चीज़ चलते रहते हैं। उस पर हम एक अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, आर्टिकल्स लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, बट ही इज वेल विद इन राइट टू डू सो। तो नीतीश कुमार, अब कमिंग बैक टू व्हाट अमित शाह से, तो आप अगर पीछे जाएंगे तो आपको क्या लगता है कि पिछले 15 वर्षों से ये प्रयास नहीं कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ ना, स्टीव जब इंडिया खेलने के लिए आए थे 16 टेस्ट जीत करके, फाइनल फ्रंटियर कहा जाता था कि इंडिया इनका फाइनल फ्रंटियर है, 2-1 से हार गए थे, दे कुड नॉट विन। 16वां यहाँ जीते थे और 17वां हो जाता तो वो हार गए 2-1 का। वी रिमेंबर दैट फेमस टेस्ट मैच एट ईडन गार्डन। तो ये बिहार जो है इनका,
फाइनल फ्रंटियर है बीजेपी का। हम्म, इसका टेम्पलेट न उत्तर प्रदेश है, न ही बंगाल से है, इसका अपना डिस्टिंक्ट टेम्पलेट है। क्योंकि इसकी हिस्ट्री में अगर आप जाएंगे तो यहाँ वाम धारा भी पली, दक्षिण पंथ भी चला, कांग्रेस तो पला ही पला, समाजवादी धारा पली, तो गेरुआ हरा लाल सब मिला जुला है यहाँ। तो यहाँ कोई भी एक पार्टी का डोमिनेंस हो ही नहीं सकता है। तो ये सारा चीज़ डिसाइड करेगा, पहले जो पहले प्रश्न का उत्तर था नीतीश कुमार का नंबर, और एक नंबर एक बड़ा नंबर आएगा तो इनके इर्द गिर्द जो कहा जाता है जो लोग हैं भाजपा से आए हुए हैं, खास करके वो सीधा आरोप संजय झा पर आता है, क्योंकि 2012 तक तो वहीं थे, उन पर प्रत्यक्ष रूप से आरोप लगता है। तो भी नीतीश कुमार के बाद पार्टी में कोई ऐसे नेता नहीं है जो कि 2/3 एमएलए को तोड़ के ले जा सकते हैं। और नेवर फॉरगेट कि 12 एमपी भी इनके सपोर्ट पर सरकार चल रही है। द मोमेंट इनको 60 आ जाता है तो ये सारा डिबेट खत्म हो जाएगा। तो वही अपना रिफ्रेज कर लेंगे, पैराफ्रेज, कि भाई हम तो ये कहते कि बैठ के डिसाइड करें, तो बैठ के डिसाइड नीतीश कुमार को कर लिए। तो ये उन्होंने एक तरह से ओपन विंडो रखा है, इनका डबल विंडो और उनका ओपन विंडो है। तो ये इट इज फाइट बिटवीन डबल विंडो एंड ओपन विंडो। चलिए अब आते हैं प्रशांत किशोर पे, क्योंकि इस चुनाव के जो सबसे बड़े एक्स फैक्टर प्रशांत किशोर को ये माना जा रहा था। प्रशांत किशोर ने जो नैरेटिव सेट किया वो एक बीजेपी का जो प्लेबुक जिसको कहते हैं कि एंटी करप्शन क्रूसेडर के रूप में बीजेपी हर एक स्टेट में जाती है, जो सरकारें होती है उसके खिलाफ एलिगेशन लगाती है करप्शन का। आप छत्तीसगढ़ से लेके हर एक स्टेट में देखें और वहाँ पे चुनाव जीत जाती है। प्रशांत किशोर ने उस नैरेटिव को ही चुरा के बीजेपी के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर दिया। लेकिन पिछले एक हफ्ते 10 दिनों में देखा कि प्रशांत किशोर का मोमेंटम थोड़ा सा कम हो गया है। उनके कैंडिडेट तोड़ लिए गए। अब प्रशांत किशोर जैसा प्लेयर जिसने कि बीजेपी के लिए कैंपेन डिज़ाइन किया, प्रशांत किशोर को ये पता नहीं था कि बीजेपी तो ये सारे साम दाम दंड भेद सब कुछ इलेक्शन में इस्तेमाल करती है। तो आप प्रशांत किशोर को कैसे रेट कर रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर एक नए प्लेयर के रूप में आज से 3 साल पहले आए। उनकी पहली यात्रा में मैं भी था और लोगों के साथ साथ। और ऑफकोर्स बिहार जैसे स्टेट में जहाँ की एक तरह से फैटीग हो गया है, मैं लास्ट ऑफ 2 टाइम्स में देख रहा हूँ कि एक सोशलिस्ट फैटीग है कोट एंड कोट। तो उसको तोड़ने के लिए उन्होंने एक अच्छा नैरेटिव दिया, कहा कि भाई पलायन की बात करो, रोजगार की बात करो, गुणवत्ता शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो। क्यों अपने बैकयार्ड में तुमको नौकरी नहीं मिल सकती है? क्यों हमारे बच्चों को बाहर जाना पड़ता है? और हमको बैकयार्ड में काम क्यों नहीं लगता है? हिस्ट्री बिहाइंड वोमेन सिंड्रोम क्यों है कि आप अपनी पत्नी को छोड़ के जाकर के पंजाब हरियाणा में कमा रहे हैं? ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। तो मोमेंटम इस चीज़ को बहुत अच्छा मिला, खास करके जो माइग्रेंट वर्कर्स में, यूथ में, स्टूडेंट्स में, और एक युवक जो 25 बरस का जो एक क्लब है, 25 से 30 बरस का ही मान के चलिए, जंजी क्लब। हाँ, जंजी क्लब, उसमें एक अच्छा अट्रैक्शन हुआ कि भाई ये हुआ। तो ये चला, अच्छा मोमेंटम चला। लेकिन उनके विमर्श में मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में जो कट ऑफ पॉइंट था वो SIR था। जब SIR आता है तो विमर्श जरा घूम जाता है, पूरे एक नेशन वाइड चर्चा होने लगती है। और उसके बाद राहुल गांधी जब यात्रा करते हैं, उनको यात्रा वर्क से परहेज है प्रशांत जी को, कि जस्ट बिकॉज कि प्राइम मिनिस्टर के बेटे हैं तो आप यात्रा कर रहे हैं। यात्रा तो मैं कर रहा हूँ 3 बरस से, वो कार से आ रहे हैं तो मैं, वो उनकी बात है। तो उस यात्रा में जो ट्रैक्शन मिला महागठबंधन को, फॉर दैट मैटर कांग्रेस को, तो उससे ही समहाउ लॉस्ट मोमेंटम। तो उनके इनसाइडर लोगों से भी बातचीत होती है, तो उस मोमेंटम को कैसे वापस किया जाए, तो वो ही वेंट बैक टू एलिगेशंस। ही मेड एलिगेशंस अगेंस्ट ऑल द टॉप एनडीए लीडर्स, 4 टॉप एनडीए लीडर्स। दिलीप जायसवाल पर लगाया, उसके बाद सम्राट चौधरी पर लगाया, मंगल पांडे पर लगाया हेल्थ मिनिस्टर, और जेडीयू के सीनियर मिनिस्टर ने अशोक चौधरी पर लगाया, विथ हिज डेटा जो भी है अपना फैक्ट्स फिगर के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ लगाया। तो जो प्रशांत किशोर ये बात कर रहे थे अभी तक, पलायन, रोजगार, तो अपने मुद्दे से एक, चूंकि उनकी तरफ फिर से वापस लाने के लिए क्राउड को, अटेंशन को, ये काम किया। और आप जितनी बात कर रहे थे, दूसरी बात जो दूसरा धक्का जो उनको लगा, पॉलिटिक्स ऑफ डोल से लगा। जितनी वो बातें कर रहे थे नीतीश कुमार ने पॉलिटिक्स ऑफ डोल्स, को भी सरकार एंटी इनकम्बेंसी को फाइट करने के लिए, इनका तो 4 टाइम्स का एंटी इनकम्बेंसी है, तो उनके पास एक विशेषाधिकार होता है सरकार में होने के कारण कि आप अपने कॉफर्स को खोल दीजिए
और जो जो प्रशांत किशोर कर रहे थे तकरीबन मोरलेस पहले या बाद में तेजस्वी उस लाइन में बोल रहे थे। तो 1500 सोशल सिक्योरिटी पेंशन मंथली बोला तो इन्होंने 1100 कर दिया। 200 मेगावाट बोला, उन्होंने 125 मेगावाट दे दिया। और उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा लगा कि महिला, जो उनकी महिला कंस्टिट्यूंसी, जो एक कास्ट न्यूट्रल कंस्टिट्यूंसी है, उसको तोड़ने का एक प्रयास करे। इसके पहले उन्होंने कहा कि 10,000 दे दो। अब एक जगह कह रहे हैं कि हमने सीड मनी दिया, दूसरे भाषण में एनडीए के नेता कह रहे हैं अच्छा है ना, दिवाली में मिल गया ना कुछ। तो आप एक तरह से इट्स सरकारी ब्राइब ना, इनडायरेक्टली आप उसको, हाँ मतलब एक उन्हीं के वर्ड हैं। तो प्रशांत किशोर यहाँ से उनका ट्रैक्शन, कल मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं इनका परसों शायद इनका दीपांकर भट्टाचार्य का इंटरव्यू कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि बिहार से जितनी दूर आप जाते, जैसे दूर जाते जाते रहते हैं, प्रशांत उतने ही अट्रैक्टिव लगने शुरू होते हैं आपको। दिल्ली में लगेंगे, अमेरिका में जाएंगे तो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे। तो इट इज़ नॉट टू रिडिक्यूल हिम, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जब ग्राउंड रियलिटी पर आइएगा, जबकि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि इतना मतलब कास्ट रिडन स्ट्रक्चर है। अब देखिए, आप जो कास्ट डोमिनेंस पर एक किताब है, मतलब एडिट किया है फ्रेंसिन और फ्रेंकल एम.एस.ए. राव की, वो आप उसमें पढ़िए, बताइए कि वो कितना डीपली इंटरेस्ट, नॉट जस्ट बिहार, उत्तर प्रदेश, इवन साउथ, तमिलनाडु में। तो ये हमारे समाज की इट्स बैड रियलिटी, सैड रियलिटी, बट इट्स ए रियलिटी। इवन ही नोज दैट। उनके सारे कैंडिडेट्स के भी डिसीजन उसी आधार पर हुए हैं। कुछ बहुत सारे उसी कैंप से ला करके बहुत अच्छे कैंडिडेट लिए उन्होंने, लेकिन सोशल कम्युनिकेशन का भी ध्यान रखा। जब उनके रेटरिक रियलिटी से टकराए, बिहार की रियलिटी से, तो वो अब नाउ ही सीइंग कि अब वो इंटरनल सर्वे तो करा रहे होंगे। बिल्कुल। आई हैव नॉट सीन हिम लूजिंग पेशेंस एज ही डिड इन लास्ट 1 मंथ। बिल्कुल। द वे ही इज टॉकिंग टू जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट। भैया आप चुनाव लड़ रहे हैं, पीपल विल आस्क यू क्वेश्चन, आई एम नॉट कंटेस्टिंग। आप कुछ हैं भाई, आप बड़े प्लेयर हैं, आप मोदी जी का प्रचार किए थे, बड़े पोल स्ट्रेटजिस्ट हैं। तो एक पोल स्ट्रेटजिस्ट और एक पॉलिटिशियन की लाइन कहाँ है, उस लाइन का प्रशांत किशोर को पता चला। आप जो काम कर रहे थे वो ममता बनर्जी फेज थी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद फेज थे। आपने वैसे लोगों को किसी को नहीं जिताया है कि जो कि अननोन थे। आपने अखिलेश और राहुल गांधी के कॉम्बिनेशन को नहीं जिताया है कि आपको ये लगे। तो एक पोल स्ट्रेटजी ऑफ पॉलिटिक्स में आता है। अब मैं हमेशा बोलता हूँ कि व्हाट इज डूइंग इट्स फाइन, बट 3 years इज टू लिटिल अ टाइम इन पॉलिटिक्स। प्रशांत किशोर की लिमिटेशंस क्या है और स्ट्रेंथ क्या है? किसी भी व्यक्ति को एक पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल होने के लिए या पॉलिटिकल पार्टी को सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि उसके पास एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए, नैरेटिव होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। उस नैरेटिव को कन्वे करने के लिए कम्युनिकेशन के टूल्स होने चाहिए। प्रशांत किशोर के पास सारे, एक को छोड़ के मुझे लगता है ऑर्गेनाइजेशन में वो वीक हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें उनके पास है। रिसोर्स है, नैरेटिव है, कम्युनिकेशन के टूल्स हैं, पूरी मीडिया उनको रोज़ इंटरव्यू करती है। शायद वो इस पूरे सीजन में 2-2.5 हज़ार इंटरव्यू तो कर चुके होंगे। तो प्रशांत किशोर की लिमिटेशंस क्या है और क्या आपको लगता है कि एज क्या है जो अगर वोट कटवा भी वो मान लें और अगर 10% का वोट शेयर भी ले आते हैं तो एक बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों को चिराग पासवान तो अभी 10% के वोट शेयर पे नहीं पहुंचे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या उनके स्ट्रेंथ है, वीकनेस क्या है? पर्सनली तो आपने आंसर ही कर दिया उसको। देखिए, वो आपने जो बोला उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई मैं कर देता हूँ। मैन, मैसेज, मशीनरी। मैन तो हैं ही हैं, मैसेज भी बहुत क्लैरिटी के साथ है, मशीनरी वीक है। उनकी मशीनरी सोशल मीडिया पर बहुत अच्छी दिखती है, कागज़ पर दिखती है, लेकिन ग्राउंड में जो कि मशीनरी सिर्फ नहीं होता है कि आपने इतने लोगों को अपॉइंट कर दिया कॉर्पोरेट स्टाइल में, 2-2 आदमी को प्रेस रिलीज बनाने के लिए क्या बोलेगा ये दे दिया। ग्राउंड पर पहले ज़माने में बीजेपी के 3 वर्कर एक बूथ पर होते थे, 3 से वो 7 किया, आज की डेट में 11 है। ये बरसों से चला आ रहा है, ये राउंड द ईयर क्लॉक उनका सालों साल चलते रहता है। तो एक मशीनरी नहीं है। पहले मैं उनके स्ट्रेंथ की बात करता हूँ, तब मैं वीकनेस की बात करूँ। उनका स्ट्रेंथ है एक नए नैरेटिव को ले रहे हैं। उनका स्ट्रेंथ है एक युवा वर्ग, एक ऐसे जो कि तो कास्ट रिलीजन से ऊपर उठ के सोचे, वो तो उसका लक्ष्य उनका है। वैसे मुस्लिम्स जो कि थक चुके हैं बीजेपी वर्सेस आरजेडी की पॉलिटिक्स को, जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है, वो वर्ग है। तो एक फ्रेश नैरेटिव उनका स्ट्रेंथ है कि वो बात कर रहे हैं ऐसे मुद्दों की जिसकी चर्चा बहुत कम हो रही थी। पलायन, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। और आपने देखिए उसका असर ये हुआ, कांग्रेस ही वही बात कर रही है, आरजेडी वही कर रही है, एनडीए भी वही कर रहा है। यही सारी, कहीं ना कहीं इसका थोड़ा बहुत क्रेडिट या ज़्यादा ही क्रेडिट तेजस्वी जी को भी देना चाहिए, जो कि 10 लाख जॉब की नैरेटिव से आए। तो वो उठा कर कि ये इनका स्ट्रेंथ है। इनका स्ट्रेंथ है उनका कॉन्फिडेंस, इनका स्ट्रेंथ है इन्होंने इतने लोगों के साथ काम किया है।
द वे ही हैज कल्टिवेटेड मीडिया, आज मीडिया के बारे में वो जरूर कुछ बोल रहे हैं, ही लुक्स एंटागोनिस्टिक टुवर्ड्स इट, द सेम मीडिया हु हैज गिवन हिम विच हैज गिवन हिम माउंटेड कवरेज अभी तक दिया है। तो और प्लस जो सोशल मीडिया का जो स्ट्रेंथ है, ई चौपाल से कैसे ओरिजिनल चौपाल पर गांव चौपाल तक, अब उनको आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है, इज एन इंटरनेशनल स्टार, एवरीबडी नोज हिम। बट उनके साथ सवाल है कि आप जितनी चीज़ें वो कर रहे थे क्या ग्राउंड, अब मैं उनके लिमिटेशन पाता हूँ। लिमिटेशन नंबर 1 संगठन नहीं है, एक रिलेटिवली नई पार्टी है, और एक आप एक ऐसी 2 व्यवस्था को चैलेंज दे रहे हैं, 2 क्या 3 व्यवस्था को चैलेंज दे रहे हैं। आप नीतीश कुमार जो इतने स्थापित मुख्यमंत्री 4 बार के तकरीबन 20 पर, उनको चैलेंज दे रहे हैं। बीजेपी जो इतने बड़े संगठन की पार्टी है, आरजेडी जो इतने बड़े जनाधार की पार्टी है, मर खप भी जाए एक पॉलिटिकली तो भी 20% की पार्टी है। 22 में 2010 में 22 सीटें आई थी, फिर भी 18.56 वोट परसेंटेज था। मतलब कि नींद में भी उठेंगे तो 20% की वो फिक्स डिपॉजिट है, वो उस पे सोच वो रही है। वहाँ से वो स्टार्ट करते हैं। जमाने में लालू जी बोलते थे कि 17 + 14 31 से तो मैं स्टार्ट करता हूँ, मुस्लिम्स प्लस MY कम्बिनेशन की बात करते थे। तो वो सोशल कम्बिनेशन नहीं है, और उसके परे उनके अलावा पार्टी में कोई नहीं है। आप रीजनल पार्टी में तो जो 1 मैन शो होता है, आप भी तो वही कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी को डेमोक्रेटाइज नहीं किया कि आपके पास 10 स्टार कैंपेनर कि आप अवेलेबल नहीं हैं, आप अस्वस्थ हैं, कोई और बोल पे। इट्स प्रशांत किशोर, ऑल ओवर प्रशांत किशोर। जो लोग आए भी, जैसे RCP सिंह आए, क्या RCP सिंह को आपने कहीं बोलते हुए देखा? आपने नहीं देखा होगा RCP सिंह कहीं बोल रहे हैं। कोई और फॉर दैट मैटर कोई भी बड़े नेता, आनंद मिश्रा जैसे IPS ज्वाइन किए तो वापस आके बीजेपी में आए। तो जितने भी हाई प्रोफाइल के नेता हैं, उनको आपने कोई बड़ा असाइनमेंट नहीं दिया, अपना फेस रखा। तो ठीक है, उनको भी समय लगेगा। उनके पास 3 वर्ष में ये प्रोजेक्ट जो है, और ये नहीं कैपिटल इंटेंसिव वर्सेस लेबर इंटेंसिव, हमारा पूरा चुनाव लेबर इंटेंसिव है। बड़ा एक गरीब सा स्टेट है। आप कॉर्पोरेट स्टाइल में CEO मोड पर कर रहे हैं। जैसे कि मैं कैंडिडेट हूँ, मेरे ऊपर दो दे दिया प्रभारी, वो प्रभारी जो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं जानता है, वो ही इज़ वेरी गुड एट कंप्यूटर्स एंड अरिथमेटिक एंड डेटा, वो सब ला के देगा। और बताइए किशोर कुमार मुन्ना को, जो सहरसा से खड़े हैं, जो MLA रह चुके हैं, उनको कोई बोलेगा कि इतना बोलिएगा, यही बोलिएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उन्होंने कुछ कहा नहीं है, मैं क्योंकि वो नॉन फेस हैं जनसुराज के, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। तो ये सारे उनके लिमिटेशंस हैं, उनको अपने आप को समय देना चाहिए। एंड ही मस्ट नॉट लूज हिज कूल। डेमोक्रेसी में आप यू शुड हैव लार्ज हार्ट फॉर क्रिटिसिज्म, एंड इफ़ यू आर नोटिस्ड, इफ़ यू आर क्रिटिसाइज, इसका मतलब आप फेमस हैं, यू आर बीइंग नोटिस्ड। इसीलिए कोई आपको ट्रॉल करे तो यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट। बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है, एक ज़माने में जो सुशील मोदी बीजेपी में थे, तो वो एक तरह के बीजेपी के वैसे नेताओं में थे कि एक क्रॉस बिहार, उनको हर कंस्टिट्यूंसी की पल्स, कैंडिडेट क्या, वहाँ की डेमोग्राफी है, सोशल कोलिशन क्या है, सब उनको पता था। डेटा उनका बहुत अच्छा था, क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में उन्होंने काम किया था, GST काउंसिल में रहे। आज की तारीख में बीजेपी में वो वैक्यूम नज़र आता है लीडरशिप में। लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी के आने के बाद, दिल्ली में आने के बाद, नरेंद्र मोदी ने उस मिथ को भी तोड़ा है कि कोई लीडर जैसे वसुंधरा, शिवराज सिंह चौहान ही किसी स्टेट में बीजेपी को जिताएंगे। उन्होंने मोहन यादव को बना दिया। भजन लाल जब बने थे तो वो पीछे की पंक्ति में बैठे हुए थे, और 2 दिन पहले मेरी भजन लाल से बात हो रही थी। भजन लाल ने कहा कि देखिए वसुंधरा जी बनती है या कौन बनता है चीफ मिनिस्टर। तो भजन लाल को खुद नहीं पता है कि उनको टिकट ही बहुत मुश्किल से मिला था। तो बीजेपी ने उस मिथ को भी तोड़ दिया कि हमें लीडरशिप की ज़रूरत है, क्योंकि सिंबलिज्म की पॉलिटिक्स में लोग वोट मोदी के नाम पे देते हैं, किसी को भी आप कुर्सी पे बिठा दो। तो आप बिहार में बीजेपी की जो लीडरशिप टीम है उसको कैसे देखते हैं, और कौन लगता है कि इस चुनाव में या अगले चुनाव में बीजेपी को लीड करेगा? मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, इट विल पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। जब नीतीश कुमार NDA के साथ आए, तो सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने विरोध किया नीतीश के प्रोजेक्शन को, दैट वाज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ स्टेट बीजेपी, कैलाशपति मिश्र, जो कि कर्पूरी ठाकुर के मिनिस्ट्री में, ही वाज आल्सो ए मिनिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 2 इनफैक्ट 1977 वाली गवर्नमेंट। तो उन्होंने विरोध किया था कि तुमने प्रोजेक्ट किया नेता, अब तुम्हारा नेता पैदा नहीं होगा। एंड लो एंड बिहोल्ड, सुशील कुमार मोदी वाज द बेस्ट यू कुड हैव। और ही वाज ए वेरी गुड आइडियल नंबर 2। एग्रेशन कमी था, मैं तो कहता हूँ ही वाज एज गुड एट नीतीश कुमार, इवन बेटर विद डेटा, माइनस चीज एक्सपेक्टर ऑफ नीतीश कुमार जो था उसको था। अब सुशील कुमार के बाद जो उन्होंने
या सुशील कुमार के रहते भी लीडरशिप में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया कि आपके सेकंड रंग के लीडर कौन है, नित्यानंद राय हैं कि संजय जायसवाल हैं, किसी पर होता है ना कि पुट योर मनी ऑन XYZ। तो सुशील कुमार मोदी को हटाने के बाद कास्ट कॉम्बिनेशन को बैलेंस करने के लिए तारकिशोर प्रसाद 4 टाइम के कटिहार के MLA को ले आया। यू वुड हैव नेवर इमेजिन, वो मंत्री भी नहीं बने थे, भजन लाल शर्मा टाइप की स्थिति थी उनकी। बिल्कुल। उनको ले आया, बना दिया। जब घोषित किया गया कि वो लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर होंगे तो उनको विश्वास नहीं, उनको लगा नहीं MLA वाला का बने, उधर का नहीं बने। बिल्कुल। ही डिडंट बिलीव दैट। उसी प्रकार रेणु देवी के लिए आए जस्ट बिकॉज कि सी केम फ्रॉम नोनिया कम्युनिटी, EBC कम्युनिटी, नथिंग अगेंस्ट हर, बट आउट ऑफ फ्रॉम नो वेयर आप उनको बनाए एक मैटर ऑफ सिम्बॉलिज्म के रूप में। चलिए वो भी ठीक रहा। वो भी किसको लाए? 60+ वाले को लाया। सुशील जी बराबर बोला करते थे क्योंकि मुझको रिप्लेस किया कि 60+ से किया। तो उसके बाद उनको हटाया। तो आप एक आदमी जिसका बैकग्राउंड ऑफकोर्स समता पार्टी से है, RJD से होता है, जिनके पिताजी RJD में ही ज़्यादा रहे, समता पार्टी में रहे, सपनी चौधरी, उनके पुत्र सम्राट चौधरी को जस्ट बिकॉज ही कुड स्टैंड अप टू नीतीश कुमार एंड टेल ए फ्यू थिंग्स, आप बोल सकते हैं, असर्ट कर सकते हैं। तो आपने एक बॉरोड प्लेयर लाया वहाँ से, सम्राट चौधरी को लाया, उनको लीडर ऑफ अपोजिशन इन काउंसिल बनाया, फिर स्टेट प्रेसिडेंट बनाया, फिर डिप्टी CM बनाया। तो इस बीच में आप क्या कर रहे थे? हु आर योर लीडर्स? तो अगर आपके कोई भी XY नेता है तो उसको लेके बैठते तो कहीं, अब मान लीजिए इनको ही प्रोजेक्ट किए हैं तो कंटिन्यू विथ हिम। द मोमेंट ही नीतीश कुमार रिटर्न्स टू NDA, इन्होंने पगड़ी बांध के रखा था कि जब तक उनको हटाएंगे नहीं तब तक उन्हें उठाने, इनको बेचारे को सरजू में जाके बहाना पड़ा। सॉरी सम्राट भाई, बेचारा बोलना पड़ा है उनको जाके वहाँ बहाना पड़ गया। ये दिखाता है कि आपने एक कुशवाहा लीडर, दैट्स ए वेरी गुड स्ट्रेटजी, कि एक जो मैंने बताया कि एक 10% का एक ब्लॉक है, पोस्ट नीतीश यू कैन कल्टिवेट मोर सो, जबकि उपेंद्र कुशवाहा अब वो उस अपने हनक में नहीं है। एक था 14 में 3 सीट लाए थे, आप उसको इनको कल्टिवेट कर सकते, यू कुड हैव स्टेड ऑन हिम, बट अभी फिर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब प्रशांत किशोर इतने आपके नेता के अगेंस्ट ने बोले, आप कुछ नहीं कर पाए। तो जो जिसको लग रहा था कि ही प्रोबेबल डिप्टी CM कैंडिडेट, अब सारे यूथ को सबको लग रहा है कि भाई ये आदमी नाम बदला है, इनके अगेंस्ट में ये आरोप है, सही है गलत है अलग बात है, वो लेकिन एक दिमाग में शक चला गया, परसेप्शन चला गया, तो वो इमेज डेफिसिट आपका हो गया, तो वो खराब है। तो उन्होंने नेता के तौर पर वो नहीं किया। और आपने सही कहा, जब सेंटर स्ट्रांग होता है तो उसको वीक स्टेट पसंद आता है। इट ऑल स्टार्टेड विथ येदियुरप्पा से स्टार्ट करते हुए बस आप शिवराज से लेकर के सबको लीजिए, शिवराज जी को भले रिहेबिलिटेट कर दिया, केंद्रीय मंत्री बना दिया, बट दे वांटेड कि एक पूरा जो आलाकमान कल्चर कांग्रेस में हुआ करता था, सॉरी, बीजेपी में मैंने इतना डोमिनेंट आलाकमान कल्चर नहीं देखा। और ये दे करके आपने यहाँ भी, अब हम इस तरह से, अभी एक बीजेपी नेता, नाम नहीं बताऊंगा, आए थे दिल्ली से, बातचीत हो रही थी, तो बोला कि हम लोग के कि आर यू ऑल्सो ब्रेसिंग फॉर भजन लाल टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इन बिहार। जो कुछ हो रहा है, वी नेवर नो कि भाई समबॉडी जिनको हम काउंट ही नहीं कर रहे थे, समोन लाइक जीतन राम मांझी। बड़ा इंटरेस्टिंग बात नीतीश कुमार ने बोली थी, जीतन राम मांझी को जो प्रोजेक्ट किया था, मैं पहली किताब रूल मिसरूल लिख रहा था, इंटरव्यू के लिए गया था, तो मैंने उनसे पूछा था कि जीतन राम मांझी को क्यों मुख्यमंत्री बनाए थे? बोला ये नेता नहीं था ना। दैट प्रोसाइजली आंसर्स द क्वेश्चन कि जो नेता नहीं है वो नेता हो सकता है, क्योंकि भाई वो जो कहेगा उसमें स्पाइन नहीं होगा, आप जो कहेंगे यस सर नो सर उस टाइप का रहेगा। लेकिन बिहार में अगर लॉन्जेविटी चाहिए, मतलब मैं एक अनसॉलिसिटेड एडवाइस दे सकता हूँ कि आपको इस स्टेट में, जिस स्टेट में आप अनुभूति अब सरकार नहीं बना पाए, यू नीड ए स्ट्रॉन्ग लीडर। आज सब पूछ रहे हैं नीतीश कुमार की बात कौन, नहीं JDU में कोई है, नहीं उस कैंप में कोई है, एक ऐसा फेस बताइए जिस पर को लोग करे। चलिए आज महागठबंधन ने प्रोजेक्ट कर दिया तेजस्वी प्रसाद यादव को, वो यही पूछ रहे हैं, पूछा अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपके नेता कौन है, आप बताइए। तो ये सवाल उठाएंगे, ये सही है। बीजेपी को जो कल्टिवेट करना चाहिए, जो लीडरशिप, उसमें चूक गई। बीजेपी संगठन करते रह गई। अरे भाई वहाँ में ट्रिपल M थ्योरी में उनके पास मशीनरी है, मैन नहीं है, मैसेज टूटा फूटा है। जो महागठबंधन में तेजस्वी को प्रोजेक्ट किया गया है, बड़ी लॉटरी मुकेश सहनी को लग गई है। मुकेश सहनी इस बात के लिए अड़े हुए थे कि उन्हें डिप्टी CM प्रोजेक्ट करो, तेजस्वी को CM प्रोजेक्ट कर दिया गया है। आपको लगता है कि इससे नैरेटिव चेंज होगा? क्योंकि
एक बिहार के बारे में ये भी मिथ है या बिहार सचमुच सही है कि बिहार की जनता पहले से ही मन बना चुकी होती है कि उसे किसे वोट देना है? फ्लोटिंग वोटर बहुत कम हैं बिहार में, कि अंत में वो डिसाइड करते हैं। लोगों को बाई एंड लार्ज खेमे में बटे हुए हैं कि किसे वोट करना है। आपको लगता है इससे फ़र्क पड़ेगा? जरूर थोड़ा बहुत तो पॉलिटिक्स में फ़र्क पड़ेगा ना। आप देखिए कि इट वॉज तेजस्वी ऑल द वे। अब कम से कम आपने एक ईबीसी नेता को प्रोजेक्ट करके आपने जो एक थोड़ा सा मैसेज तो दिया, जो कि A to Z पॉलिटिक्स की बात करते थे, जो कि मल्लाह सिर्फ उनका मत जोड़िए कि 2.5% जो भी है, उसके उससे जो जातियाँ क्लब जातियाँ हैं वो 7-8% होगी। उससे बिंद बेलदार, इस तरह से केवर्ती, इस जो एलाइड कास्ट हैं, बिल्कुल। उनमें ये अगर मैसेज चला गया कि मेरे समुदाय का, और आप देखिए ना कि अब पान सवासी पानर मात्र बिल्कुल। 23 लाख हैं, उसके नेता हैं आईपी गुप्ता, उनको 3 सीटें मिली हैं। तो ये जो वर्टिकल्स तैयार हो गए हैं ओबीसी और एबीसी ब्लॉक में, ये पॉलिटिक्स में आजकल इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हो गए हैं। तो ये एक मैसेज गया। और दूसरी बात है कि उन्होंने क्या किया है कि अरिथमेटिकली देखिएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्बिनेशन, आई वुड से चिराग पासवान, बिकॉज चिराग पासवान इज स्टेक होल्डर ऑफ 6-7% वोट्स। अब देखिए कुशवाहा भी हैं 1.5-2%, तो 7% उधर चला गया, लेकिन उधर से मल्लाह आ गए, मुकेश सहनी आ गए, तो 2%। तो ये 5% का जो अभी सीमिंगली गैप हमको जो सेफोलॉजिस्ट को दिख रहा है, ये इस गैप को जॉब वाला नैरेटिव, परिवार में एक सदस्य को नौकरी, जैसे उन्होंने कहा कि जो भी है कम्युनिटी मोबिलाइजर हैं जीविका, उसको नौकरी देंगे, या फिर 1,40,00,000 महिलाओं को 5 लाख वाला इंश्योरेंस कवर देंगे, ये जरूर जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसको नौकरी नहीं चाहिए, जो संविदा कर्मी हैं, कंट्रेक्चुअल वर्कर्स, उनको नौकरी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें नैरो डाउन होगी, नैरो डाउन की इट इज बैटल लाइन्स को क्लोज करेगी। एंड नेवर फॉरगेट कि लास्ट टाइम हम लोग हाउ क्लोज इट वाज, ओनली 12,000 वोट्स बिटवीन देम, 37.26, 37.23, दैट वाज द डिफरेंस। तो आप ये कह सकते हैं चिराग पासवान के कारण से सोशली कंसोलिडेटेड है, इट लुक्स कंसोलिडेटेड। तो उनका लेकिन माइनस है ऑफकोर्स नीतीश कुमार का फेलिंग हेल्थ, जो कि विच इज़ मोर ऑफ एन अर्बन डिस्कोर्स, नॉट मच ऑफ रूरल डिस्कोर्स। हाँ ये है। और वो कोई फ्रेश चीज़ ऑफर नहीं कर रहे हैं, और ये चीज़ वो ऑफर कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें वो दे चुके हैं। तो जो डोल्स की पॉलिटिक्स जो ट्रांसलेटेड इनटू मनी इन द अकाउंट्स, वो कहीं ना कहीं उसका मैसेज तो जाएगा। तो इट्स आई थिंक आई वुड से कि जो चीज़ें हो रही है, जो इन्होंने आज किया, अभी तो गठबंधन में चल रहा था उठापटक, ये करके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सही मैसेज दिया। अब कुछ फ्रेंडली फाइट वाले सीट को भी उनको लगता है दे विल सॉर्ट इट आउट। तो ये बैटल को अब करीब लाता जा रहा है। अब ये जाते हैं, अगर इनके नैरेटिव के बायर मिलते हैं, जैसे कि 10 लाख नौकरी के बायर पिछली बार मिले थे, दूसरी फेज में मिले थे, फर्स्ट पेज में नहीं, फर्स्ट पेज हम लोग भी गेज नहीं कर पाए थे। 10 लाख नौकरी में एकदम पूरा देखने लगे कि ये तो नाच रहा है यूथ सब। तो ये अगर चला गया कि भाई हर एक लोग घर में नौकरी देंगे, वो मोमेंटम अभी नजर नहीं आ रहा है 2020 वाला। 2020 वाला इसलिए नज़र नहीं आ रहा है कि अभी देखिए 2 फेस्टिवल आ गए, दिवाली आ गया, अभी छठ है, छठ के बाद, और नेवर फॉरगेट कि इट इज़ ओनली 2 फेज इलेक्शन, बिफोर द यू गेन मोमेंटम इट्स ओवर। एग्जैक्टली। हाँ, तो इनके पास इफेक्टिवली आप मान के चलिए 1 सप्ताह, और फिर 6 से आप उसके बाद 11, उसके बाद 3 दिन घटा लीजिए आप, 6 के बाद से आप करेंगे बीच में, तो 4 दिन 5 दिन उधर इधर, आपको 10 दिन 12 दिन का कैंपेन है। इसमें आप जितनी सभाएं करें, जो करें, तो हैंड्स डाउन तो नहीं है। अब हम फील्ड में जाएंगे, तब हम फिर से ऐसे रीअसेस करेंगे अपने आप को कि हम जो सोच रहे थे वो बैटल लाइन्स कितना क्लोज आ रहा है। बट आई सी इट क्लोजिंग नाउ, ये क्लोज तो होता हुआ दिख रहा है मुझे। हाउ क्लोज एज ऑफ नाउ वी डोंट नो। एक अंतिम सवाल कि बिहार इलेक्शन के 3 बड़े टेकअवेज आपको क्या आज की तारीख में दिखते हैं, जो फ्यूचर आपको बिहार की पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं कि एक ठहराव आ गया है, इसी और ठहराव भी अगर है तो जनता भी चाहती है कि भाई ठीक है नीतीश कुमार एजिंग हैं, बूढ़े हो चुके, लेकिन उनकी जो सोशल वेलफेयर की पॉलिटिक्स है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, डीबीटी है, वो जनता को लगता है कि ठीक है यार मुझे तो इससे मिल रहा है ना, तो इसलिए ठहराव भी एक डिसीजन है। तो आपको 3 बड़े टेकअवेज क्या दिखते हैं? पहला टेकअवे मुझे प्रशांत किशोर लगते हैं, जो एक नए नैरेटिव लेकर के, एक जो 35 वर्ष का जो सोशलिस्ट फटीग है, उसके बीच में एक नया प्लेयर आकर के अपनी बात कर रहा है, क्वेश्चंस पूछ रहा है, और आप प्रश्न पूछ रहे हैं, हम उसका जवाब दे रहे हैं, दैट शोज कि ही इज़ इम्पोर्टेंट।
उन्होंने जीते ना जीते बात की बात है, क्या कब परफॉर्म करते हैं। आई थिंक ही इज़ माई मैन ऑफ द मैच ऑन लूजिंग साइड। ओके। हाँ, ही इज़ नंबर वन। दूसरी बात है कि फ्रॉम कास्ट वी आर एटलीस्ट टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट, दैट इज़ द second takeaway. And third takeaway for me, we are entering in post Nitish era where we could see a new leader, new chief minister in a matter of a year or so. Even Nitish Kumar is repeated. I don't think so कि more so because of his health he would continue for long. एक नए फेज की तरफ, एक जनरेशनल शिफ्ट की, थर्ड टेक अवे इज द जनरेशनल शिफ्ट। इसी से एक अंतिम एक काउंटर क्वेश्चन कि नीतीश कुमार को आपको लगता है कि एक उन्होंने गलती की अपने बेटे को न प्रोजेक्ट करके? गुड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रह गया था और इसको जेपी टू बीजेपी जिसकी हिंदी आ रही है युवानी प्रकाशन से, इसमें मैंने जिक्र किया है। मैंने एक लास्ट चैप्टर का नाम ही दिया है, एक झुके कंधे और नई पीढ़ी की जंग। उसमें मैंने 6 नेता को किया है प्रोफाइल। उसमें तेजस्वी, सम्राट चौधरी, निशांत कुमार, प्रशांत किशोर, कन्हैया कुमार, इन सबको लिया है। तो निशांत की भी मैंने चर्चा की। मैंने उसका शीर्षक दिया है कि कैसे निशांत जदयू की उखड़ती सांस की प्राणवायु। बिल्कुल। कि वो कोई एक नेता नहीं है। और आप देखिए जिस पॉलिटिक्स में लोहिया, डॉक्टर लोहिया कहते थे पिछड़ा पावे 100 में 60, ओबीसी पॉलिटिक्स, 3 अपर कास्ट के लीडर्स संजय झा, ललन सिंह, विजय कुमार चौधरी, वो आ गए, पूरा सर्किल कंप्लीट हो गया है। तो आई एम अगेंस्ट डायनास्टिक पॉलिटिक्स बट दैट इज़ द रियलिटी। अगर ओरिजिनल छत्रप्स में या तो डायनास्ट पनपते हैं या पार्टी खत्म हो जाती है। आज आप देखिए पोस्ट नवीन पटनायक के बाद वहाँ क्या हाल है, मायावती जी का क्या हाल है, और या फिर किसको बैंक करेंगे। ममता बनर्जी अपने भतीजे को ला करके लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम आप डायनास्टिक पॉलिटिक्स से, लेकिन निशांत की है क्या, उसकी कमी एक क्या है कि पॉलिटिक्स के एक्सपोज नहीं है, वो नहीं है, लेकिन ही इज कीन। और लास्ट 1 ईयर और सो अगर 24 की जनवरी से आप ट्रैक करें, आई इफ आई करेक्टली रिमेंबर, बख्तियारपुर में इधर 8 जनवरी को पहली बार वो आई थिंक 25 में ही पहली बार बोला था मेरे पिताजी को दीजिए। ही इज कीन, बट नीतीश कुमार को होल्ड बैक करता है कि हमने सब दिन डायनास्टिक पॉलिटिक्स का विरोध किया, उन्होंने कह दिया मैं हूँ ना। तो उन्होंने नहीं ला करके टैक्टिकल एरर किया है। उनको कम से कम पार्टी में नहीं ला करके वो कम से कम घूमते, प्रोजेक्ट करते, पब्लिक में ये मैसेज जाता कि देयर इज समवन टू होल्ड ऑन टू नीतीश कुमार लीगेसी। तो आई थिंक मुझे लगता है 1-8% तो ज़्यादा वोट जरूर आता, गुड और बैड जो भी है, क्योंकि फोर्सेबल फ्यूचर में जेडीयू में कोई नेता जदयू का तैयार नहीं किया है। ये पार्टी ऐसी लग रही है कि नीतीश कुमार के साथ ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन निशांत आएंगे तो ही वुड गिव ए लॉन्ग रोप टू जेडीयू। एटलीस्ट 30 तक मैं 30 का चुनाव लड़ते हुए देखूंगा इफ निशांत कम्स इन बिटवीन। और देयर कुड भी, अभी भी मुझे नहीं लगता है, अगर मान लीजिए ये डू नॉट रूल हिम आउट कंप्लीटली, इवन इन पोस्ट पोल सिनेरियो वी कुड सी अ सिचुएशन when there could be BJP's chief minister and Nishant becoming deputy chief minister, and JDU having 2 chief ministers, and one of them is Nishant. And who knows if JDU gets 75 and BJP 60, they can even say कि भाई निशांत को बनाओ chief minister. बिल्कुल। You never know in politics because as we began, numbers decide the game. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी का। उन्होंने कुल मिला के कहा कि जो नंबर्स होंगे नीतीश कुमार के पास, वो पूरे बिहार की चुनाव की जो गुत्थी है उसको सुलझाएगी कि आखिर मुख्यमंत्री किसका होगा, जेडीयू यानी नीतीश कुमार होंगे या फिर बीजेपी का होगा। लेकिन बिहार के इस पूरे चुनाव में कई सारे नैरेटिव, और जैसा कि संतोष जी ने कहा कि एक जनरेशनल शिफ्ट, यानी कि नए नेता में प्रशांत किशोर यंग हैं, चिराग पासवान, आगे का फ्यूचर चिराग का है, और तेजस्वी यादव, ये कहीं ना कहीं बिहार की पॉलिटिक्स को डिसाइड करेंगे। डिसाइड ये करना है कि बीजेपी का जनरेशनल जिसको कहते हैं यंग लीडर, वो सम्राट चौधरी होंगे या कोई नया एमर्ज करेगा। ये सारे सवाल जो हैं वो चुनाव के नतीजे बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी का और इस कार्यक्रम के लिए। थैंक यू सो मच।